एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के पेडागोजी और कंटेंट्स से रिलेटेड क्वालिटी जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करती हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और हर सब्जेक्ट की हम यहाँ पर तैयारी करते हैं, चाहे वो CDP हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, है ना, या फिर EVS हो। इन सब की हम आपको क्वालिटी जो वीडियोस हैं, कंटेंट है, उसको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो पेडागोजी क्यों ना हो, चाहे वो कंटेंट ही क्यों ना हो। देखिए, आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, और आपका जो सीटेट दिसंबर 2023 एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी में होने वाला है। पेपर जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑफलाइन ही होगा, और डेट है आपका 21 जनवरी। तो इस हिसाब से आपके अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं। लेकिन अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, शुरू कर दिए होंगे अगर, तो भी बहुत काफ़ी समय है आपके लिए पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और मेरे इस चैनल पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वालिटी जो वीडियोस हैं कंटेंट से रिलेट, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, वो मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ। आप सभी को पता है लास्ट जो वीडियो है वहाँ मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसके कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई थी। आज उसी का जो क्रम है, सीक्वेंस है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे। और ये जो पेपर था वो सीटेट जो आपका 20 अगस्त 2023 में हुआ था, ये वो क्वेश्चन पेपर है जिसे हम डिटेल में समझ रहे थे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ है, और एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैं आपको सीटेट की क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमने 5th क्वेश्चन तक लास्ट जो वीडियो है उसमें, प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया था CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसे बाल शिक्षा मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो आज हम 6th नंबर से देखेंगे। एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज। ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल या कन्वेंशनल लेवल या प्री ऑपरेशनल लेवल। तो देखिए, ऑपरेशनल जो लेवल है उसकी बात नहीं करी है उन्होंने, कन्वेंशनल की बात करी। ये दोनों तो यहाँ पर हट जाएंगे। उन्होंने कन्वेंशनल लेवल की बात की हुई थी। ठीक है, और क्या क्या थे वो, प्री कन्वेंशनल लेवल था, स्टेज 1 जो है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल था, स्टेज 2 कन्वेंशनल लेवल था, स्टेज 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की उपेक्षा पर खरा उतरना है, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ये कौन से स्टेज में, मतलब कौन से स्टेज में बच्चे ये सोचने लगते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग कि समाज में हमको अच्छा, मतलब जो सोशल जो ऑर्डर है, सोशल जो बिहेवियर है उसके हिसाब से चलना है, अच्छे से उनको फॉलो करना है रूल्स को, सोशल जो ऑर्डर है, सोसाइटी के जो भी एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे खरा उतरना है। तो ये जो स्टेज होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो ऑपरेशनल वाला ऑप्शन है वो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल की बात की गई है। 3 स्टेजेस हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर है, पारंपरिक स्तर है, और जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है उसको कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। कन्वेंशनल लेवल जो है मतलब स्टेज 2, ठीक है, जिसके अंतर्गत भी लेवल होता है, आपको पता है 6 लेवल होंगे, है ना, हर स्टेज में 2 लेवल हैं। तो ये कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आ जाता है जब बच्चा ये मानने लगता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, सोशल ऑर्डर को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चलना है। ये उसमें कन्वेंशनल लेवल पे आ जाती है। तो ये क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, और बस पूछा है कि कौन से स्टेज में आता है। तो ये 2nd स्टेज कन्वेंशनल लेवल पे आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th नंबर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है, रीजनिंग दिया है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Interaction with more knowledgeable other, such as teacher pair, can provide necessary support and guidance to help learner develop their understanding and skill। बात सही है, हिंदी में देख लेते हैं।
शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। एकदम सही है। मतलब जब एक लर्नर जो है अपने से ज़्यादा मोर नॉलेजेबल पर्सन, चाहे वो टीचर हो या अपना पीयर्स क्यों ना हो, सहपाठी क्यों ना हो, अपने ग्रुप के लोग हों, उनसे वो सपोर्ट लेता है, गाइडेंस लेता है, हेल्प लेता है, ताकि वो अपने स्किल को डेवलप कर सके, है ना। तो ये बात एकदम सही है। तो उसका रीजन बोला गया है, सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये भी बात सही है। तो देखिए असर्शन बोला गया है कि लर्नर जो है, ये आपको सभी को पता है कि ये लेव वाइगॉत्स्की जो सोशियो कल्चरल थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही है कि एक लर्नर जो है, ठीक है, उसको अगर सीखना है और वो अपने से ज़्यादा मोर नॉलेजेबल पर्सन से सीखता है, चाहे वो कोई भी हो, उसका सहपाठी क्यों ना हो, पेयर्स क्यों ना हो, टीचर हो या मोर नॉलेज कोई भी पर्सन हो, उससे अगर गाइडेंस लेता है तो उसकी स्किल जो है वो काफ़ी डेवलप होती है और भी ज़्यादा डेवलप करती है। ये बात एकदम सही है। और इसके लिए रीज़न बोला है कि सोशल इंटरेक्शन एक की कंपोनेंट है। बहुत सही बात है, क्योंकि देखिए टीचर, पेयर्स, है ना, या फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन जो भी है, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही उस लर्नर को मिलता है। तो सोशल इंटरेक्शन जो है, मतलब सामाजिक संपर्क है, वो सीखने में सबसे प्रमुख मतलब घटक होता है। ये बात एकदम सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखिए असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और इस असर्शन को इसका जो रीजन है, जो इसका कारण है, वो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका सेकंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। आप सभी को पता है असेसमेंट के बारे में कि असेसमेंट क्यों किया जाता है, कि लर्नर कंटिन्यूअसली क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। असेसमेंट टीचर के द्वारा लिया जाता है, तो इसलिए लिया जाता है कि कहाँ पर क्या कमी आ रही है, कोई कमी आ रही है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु कैन कैटेगराइज एज स्लो लर्नर। देखिए ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे। मतलब आप उन विद्यार्थियों की पहचान कर रहे हैं जिन्हें धीमा सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लासीफाई, आइडेंटिफाई, कैटेगराइज, ये सब तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये गलत हो जाता है। असेसमेंट का ये बिल्कुल पर्पस नहीं होता है। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड। ग्रेड असाइन करना मतलब कि ग्रेड देना, यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव है, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना तो ठीक है, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, बहुत सही है, लेकिन उसको आप ग्रेड नहीं कर सकते, है ना, ग्रेडिंग नहीं करना है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। ये एकदम सही लग रहा है ना। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। उनको अगर आप फीडबैक देते हैं, कहीं पे बच्चा अगर कुछ कम है, कमज़ोर है, तो आप उसको कहते हैं कि आप यहाँ पर और अच्छा कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट वो करेगा, है ना। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा लर्निंग प्रोसेस में। ये आंसर सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, हम सारे ऑप्शन को देखेंगे। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड बेंचमार्क। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने पे करना। देखो स्टैंडर्ड बेंचमार्क, ये सब तो बहुत ही नेगेटिव आपका वर्ड है जो इस्तेमाल नहीं होता। और कंपैरिजन की बात की जाए तो बच्चे को कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी भी चीज़ से, मतलब तुलना उसकी करनी ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये थर्ड नंबर, टू प्रोवाइड फीडबैक, मतलब प्रतिपुष्टि देना टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। विद्यार्थियों को जब आप प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो उनको समझ में आता है कि कहाँ पे वो कमी है, कहाँ पे उस कमी को उन्हें इम्प्रूव करना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है और अपने लर्निंग में आगे बढ़ना है। तो इस तरह से थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एट विच एज कैन चिल्ड्रन एंगेज इन वर्ड प्लेड, है ना, वर्ड प्ले लाइक जोक्स, है ना, एंड रीडल्स दैट इन्वॉल्व अ प्ले ऑन वर्ड्स। फर्स्ट नंबर दिया 12 ईयर, सेकंड दिया 1 ईयर, थर्ड दिया है 3 ईयर्स, फोर्थ दिया है 7 ईयर। आइए देख लेते हैं हिंदी में क्या बोल रहा है। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्द का खेल शामिल हो। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे बच्चे जो है वर्ड प्ले खेलना
3 साल से शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना जोक्स और रिडल्स की बात कर दी गई है, मतलब चुटकुले वगैरह समझना, और जो रिडल्स होता है पहेलियाँ, तो 3 साल का बच्चा पहेलियाँ वगैरह नहीं सुलझा सकता, ठीक है। वर्ड प्ले वो खेलना शुरू कर सकता है, ठीक है। और जोक्स वगैरह भी वो 3 साल के ऊपर ही समझ पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इस उम्र में जोक्स वगैरह नहीं समझ पाते हैं। हाँ, शब्दों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो जोक्स वगैरह जो वो समझ पाते हैं और उसे पसंद करते हैं, वो 3 से ऊपर साल में होता है। और रिडल्स, तो यहाँ पहेलियों की बात की गई, तो ये थोड़ा सा उससे भी आगे का लेवल हो गया है ना, पहेली सुलझाना वगैरह, तो 3 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं आई होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 साल से ऊपर अगर ले हम, यहाँ तो ये 1 कट जाएगा, है ना। और 12 ईयर ज़्यादा हो गया उस, यहाँ पर तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग वगैरह सब डेवलप हो जाती है ना, डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तो यहाँ पे ये भी हट जाएगा। यहाँ पे सिंपल पूछा है कि जोक्स लाइक करना, पहेलियाँ बुझाना, रिडल्स या वर्ड प्ले कब खेलना शुरू करता है। तो वर्ड प्ले की बात की जाती तो 3 साल होता, लेकिन यहाँ पे जोक और रिडल्स मतलब कि पहेलियाँ वगैरह और चुटकुले वगैरह की बात कर दी गई है, तो ये 3 साल भी हट जाएगा। 7 ईयर उनका परफेक्ट एज होता है, क्योंकि वर्ड प्ले तो वो 3 साल से खेलना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन जोक्स और रिडल पहेलियाँ जो है 3 साल से ऊपर वो समझ पाते हैं, मतलब 5 साल से ऊपर ही समझ पाते हैं, 3, है ना, क्योंकि उनकी समझ उस स्तर पर नहीं होती है 3 साल में। तो ये 7 ईयर आपका आंसर सही आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कैरोल गिलिगन हैज क्रिटिक कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आलोचना की है। आपको, आप सभी को पता है, आपने अगर ये कोहलबर्ग थ्योरी, उनकी जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट जो है ना, नैतिक विकास के सिद्धांत, उसमें हमने पढ़ा था। तो एक कैरोल गिलिगन करके जो रिसर्चर थी, उन्हें क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, आलोचना किया है। किस बात पे आलोचना किया है, किस बात पे उन्हें क्रिटिसाइज किया है, किस बात के वो अगेंस्ट थी इनके थ्योरी के, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। फ्रॉम सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, तो ये यहाँ पर गलत है, इसके लिए वो नहीं थी, ठीक है। फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये सही है, ठीक है। नारीवाद दृष्टिकोण से, ये सही है, लेकिन हम ऑप्शन और भी देख लेते हैं। फॉर नॉट गिविंग एडिकेट इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर, तो जेनेटिक फैक्टर वगैरह है। और सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, ये वाइगॉत्स्की और पियाजे जी ने दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है, ये गलत है। अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व देना। फॉर यूजिंग केस स्टडी एज अ रिसर्च मेथड, ये तो यहाँ पे है ही नहीं, ऑप्शन मतलब दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ पर देखा ही नहीं है। उनका ये मानना था, देखिए थ्योरी में क्या उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, कि जब कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है, जिसमें स्टेजेस उन्होंने कहा है, तो उन्होंने ज़्यादातर, ठीक है, जो मेल है यानी कि मैन वगैरह हैं, उनके बारे में ज़्यादा उन्होंने बताया है, उनकी समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, जबकि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। अगर महिला जो दृष्टिकोण है या नारीवाद दृष्टिकोण है, उसको उन्होंने इग्नोर किया है टोटली, और मतलब अलग ही मतलब उनको करके बताया है। और उन्होंने ज़्यादा किस पे फोकस किया था, किस पे जोर दिया था, मेल जो पर्सपेक्टिव है उस पर फोकस किया था, फीमेल जो पर्सपेक्टिव है उसको उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया था। तो इन्होंने, कैरोल गिलिगन ने जो क्रिटिसाइज किया है वो फीमेल पर्सपेक्टिव से, कि वो उन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण से क्या किया है, उनको क्रिटिसाइज किया है कि नारीवाद जो के बारे में उन्होंने कहा है उसको बिल्कुल उसने इग्नोर करते हुए कहा है। उनके बारे में जो उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा है वो क्या किया है, फीमेल को इग्नोर करते हुए किया है ना, कि इतना उनका जो स्टेजेस है वो डिफरेंटली होता है, और उसमें डेवलपमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, ऐसा कोहलबर्ग ने कहा है। इस बात पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो इनका मानना था कि जो फेमिनाइन है यानी कि फीमेल है, उनके पर्सपेक्टिव को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। सेकंड नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, नारीवाद दृष्टिकोण से इन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज dash, which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and others. जीन पियाजे जी के अनुसार, है ना, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खाली स्थान है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित किया है। देखिए बहुत आसान सी बात है, ये जो ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये सब हमने पढ़ा है। उसमें एक बात समझ में आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, ठीक है।
आत्म केंद्रित होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सारी जो चीज़ें हैं उसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए, जो उसे पसंद है पूरी दुनिया को पसंद होनी चाहिए, बस यही सोचता है वो। उसमें डिसेंट्रेशन नहीं आ पाता है, दूसरे के दृष्टिकोण को वो बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि ऐसा भी होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बिल्कुल आत्म केंद्रित रहता है। तो उसके बारे में कही गई है प्री ऑपरेशनल जो थॉट होती है, ठीक है, पियाजे जी के अनुसार। तो यहाँ पे सेंट्रेशन आपका आंसर हो जाएगा, केंद्रीयन, ठीक है। वो और दूसरा एस्पेक्ट नहीं सोच पाता है, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है, उसे लगता है पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द चल रही है, जो उसे पसंद है वही लोग करेंगे, जो उसे खाने में पसंद है वही लोग खाना पसंद करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना आत्म केंद्रित, वो बच्चे उस स्टेज में होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ dash and thinking is dash, while in the middle childhood growth dash and thinking is dash। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान होती है ना, और सोच खाली स्थान है, जबकि मध्य बाल्य अवस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट नंबर, स्लो समवॉट इगोसेंट्रिक स्टडी लॉजिकल। सेकंड, इज स्टडी समवॉट इगोसेंट्रिक स्लो लॉजिकल। थर्ड नंबर, इज स्टडी लॉजिकल स्लो इगोसेंट्रिक स्लो लॉजिकल, इज स्टडी इगोसेंट्रिक। देखिए अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ जो है फास्ट होता है, यहाँ पे कहीं भी फास्ट नहीं दिया है, तो हमें इसी ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को निकालना है। तो सबसे पहले तो अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होता है, ठीक है, स्लो नहीं होता है ना, समवॉट स्टडी होता है, मतलब कि थोड़ा स्थिर होके चलता है ना। लेकिन उनकी थिंकिंग क्या होती है, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना, ईगोसेंट्रिक होती है, आत्म केंद्रित होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बन रहा है, स्टडी होता है, ठीक है, और आत्म केंद्रित होता है। मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। सही बात है, मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ स्लो इसलिए होता है क्योंकि उसका जो फिजिकल जो मोटर स्किल होती है ना, लोकोमोटर स्किल, उस पर ज़्यादा बल दे दिया जाता है, तो जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है थोड़ी सी, और जो थिंकिंग है वो लॉजिकल हो जाती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ इज स्टडी एंड थिंकिंग इज समवॉट इगोसेंट्रिक, while in the middle childhood growth is slow and thinking is logical, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे यही ऑप्शन सही बैठ रहा है, और बाकी अगर देखेंगे स्लो समवॉट इगोसेंट्रिक स्टडी लॉजिकल, तो ये उल्टा हो गया है, ठीक है। स्लो नहीं होगा, कुछ स्थिरता जब वो थिंकिंग पे आती है आत्म केंद्रित में, तो स्थिरता आ जाती है, ठीक है। जब वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं उनकी थिंकिंग वगैरह, तो उनका जो ग्रोथ है वो थोड़ी उस पर स्थिरता आ जाती है, क्योंकि वो सेंट्रेशन में आ जाता है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है। तो यहाँ पर स्टडी फर्स्ट नंबर, फिर समवॉट उनकी जो थिंकिंग है वो समवॉट ईगोसेंट्रिक होती है। मिडिल चाइल्डहुड में उनकी जो ग्रोथ होती है स्लो हो जाती है, और उनकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो आपको बताया था मैंने ग्रॉस मोटर स्किल क्या क्या होता है, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एथलेटिक्स वर्क्स है, या कोई भारी चीज़ उठाना है, या फिर फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। जबकि वहीं फाइन मोटर स्किल की बात की जाए तो बारीक काम करने वाला कोई भी चीज़ है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, है ना, नीडल वर्क, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरिंग, या फिर कोई भी मतलब जो फाइन वर्क होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है फाइन मोटर स्किल। यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, नीटिंग मतलब कि स्वेटर बुनना, तो बुनाई, कढ़ाई और ये सब जो है वो आपका फाइन मोटर स्किल में हो जाता है, तो ये गलत है। स्विमिंग हाँ ग्रॉस हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कटिंग अलोंग द आउटलाइन इन अ सर्कल ऑन अ पेपर। पेपर में एक सर्कल बना के उसको कट करना, तो उसमें फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल होता है ना, सूक्ष्म गति कौशल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ अ बिग रेक्टेंगल, देखिए कटिंग वगैरह करना, ठीक है, नीटिंग करना, स्टिचिंग करना, शू लेस लगाना, बटन शर्ट की बटन लगाना, ये सब फाइन मोटर स्किल में आता है। तो ये तीनों फाइन मोटर स्किल के कैरेक्टरिस्टिक हैं। यहाँ पे पूछा गया कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल, तो यहाँ पे स्विमिंग हो जाएगा, ठीक है, तैरना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। भौतिक वृद्धि और विकास के खालिस्तान और खालिस्तान सिद्धांत का पालन करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं,
इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात की गई है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये गलत है, ठीक है। शेफेलोकॉडल टॉप डाउन, प्रोक्सिमो डिस्टल इनर टू आउटर, एकदम सही है आपका, सेकंड नंबर आपका सही होगा। शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहर, तो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो फॉलो करता है वो शेफेलोकॉडल से यानी कि टॉप डाउन से, और प्रोक्सिमो डिस्टल इनर टू आउटर डेवलपमेंट को फॉलो करता है। तो ये आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में प्रोक्सिमो डिस्टल को पहले दे दिया है, जबकि शेफेलोकॉडल पहले फॉलो करता है, फॉलोड बाय शेफेलोकॉडल टॉप डाउन से, यानी कि जिसे हम शीर्षगामी से करते हैं, और यहाँ पे उसके बाद समीपस्थ आता है। यहाँ पे समीपस्थ वाला पहले दे दिए तो ये ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, ये कट जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोल दिया है, जब ये यहाँ गलत है तो इसी को उल्टा कर दिया, ये गलत है। आपका आंसर हो जाएगा शेफेलोकॉडल टॉप डाउन जो होता है, और उसके बाद प्रोक्सिमो डिस्टल इनर आउटर, ठीक है, इनर टू आउटर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, अ फिलोसोफर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्कल्पचर हैज मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बुद्धि का जो दिया हुआ था, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि की जो थ्योरी दी थी, है ना, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, उसके अकॉर्डिंग एक दर्शन शास्त्री के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो ये आपको बताना है। एक फिलोसोफर जो होता है वो क्या, उसके पास कौन सी बुद्धि होती, कौन सी इंटेलिजेंसी होती है। स्कल्पचर यानी शिल्पकार जो होता है उसके पास, मूर्तिकार जो होता है उसके पास कौन सी बुद्धि होती है। तो देखिए लिंग्विस्टिक तो लैंग्वेज से रिलेट करता है, तो यहाँ पे ये पहले ही ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। स्पेशल सही है, लेकिन फिलोसोफर, स्पेशल जो है वो मूर्तिकार के पास होता है, इंट्रापर्सनल जो है फिलोसोफर का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पलट दिया है, क्योंकि फिलोसोफर का इंट्रापर्सनल होगा और स्कल्पचर जो है स्पेशल के लिए किया जाता है। यहाँ पे गलत है ये। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब आप अपने आप से बात करते हैं, अपने विचारों में ही मतलब खोए रहते हैं, मतलब कोई भी आपका जो विचार है उसमें आप उसका तर्क वितर्क निकालते हैं, एनालाइज करते हैं। तो फिलोसोफर ऐसे ही होते हैं, अपने विचार खुद से सोचते हैं, बनाते हैं। अपने विचार जो हैं, अपने विचारधाराएं जो होती हैं वो उनकी आपस अपने आप से ही वो मत जो निकलती है उससे होती है, तो वो इंट्रापर्सनल में आते हैं। और अगर एक शिल्पकार की बात की जाए, मूर्तिकार जो है उसको अगर स्पेशल यानी कि दिक स्थान की जो ज्ञान होती है ना, मतलब ये यहाँ पे शेप ऐसा होगा, इस डायरेक्शन का ये शेप ऐसा होगा, है ना, तो उसे उसका नॉलेज होता है, स्पेशल नॉलेज होता है, तब वो मूर्ति बना पाता है, उसमें वो अच्छा होता है। तो उसकी जो इंटेलिजेंसी होती है फिलोसोफर की, वो इंट्रापर्सनल में होती है, और स्कल्पचर की जो होती है स्पेशल, जो उनकी इंटेलिजेंस है उसमें वो अच्छे होते हैं। तो आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अंतः व्यक्ति और दिक स्थान। तो इस तरह से 15 तक हम आज करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, बहुत सारे आपको हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, चाहे वो ईवीएस हो, मैथ्स हो, या इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इंग्लिश पेडागोजी पे भी मैंने वीडियो बनाई है, ईवीएस मैथ्स की तो है ही, और उसके अलावा जो ये सीडीपी यानी कि बाल शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कीजिए। उसमें मैंने वाइगॉत्स्की, गार्डनर, जिन पियाजे, मल्टीलिंगुअलिज्म, या फिर जो इंक्लूसिव क्लासरूम, ये सब पे मैंने बहुत ही ज़्यादा वीडियोस आपको डिटेल में समझा के दिया हुआ है। आप उसे देखिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।